अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी। किसी और के मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। भगत सिंह। मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत माता का सिपाही हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। यह युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। भगत सिंह। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। सरदार भगत सिंह की जीवन और उनकी मृत्यु दोनों को मैं दुनिया का महानतम साहित्य मानता हूं। आज सरदार भगत सिंह से जुड़े कुछ प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। हम और आप गर्व करेंगे, इठलाएंगे अपने भारतवर्ष के अतीत और इतिहास पर। भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो बैसाखी का दिन था। ब्रिटिश फौज ने उत्सव का दिन मातम में बदल दिया। हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया। भगत ने खून से लाल हो चुके उस जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर सौगंध ली कि अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। 12 साल की अबोध आयु में उनके उम्र के बच्चे शायद गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। भगत ने उसी समय तय कर लिया कि अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे, और जो तय कर लिया वो करके दिखाया। एक दिन की बात है कि नन्हा भगत मिट्टी में कुछ दबा रहा था। उनके पिता ने भगत से पूछा तो भगत बोले, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में बंदूक बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेगी। अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेगी। सचमुच भगत सिंह की दागी गई गोलियों को गिनने में अंग्रेजों का नंबर सिस्टम कमजोर पड़ गया। भगत बचपन से ही किताबों के शौकीन थे। महापुरुषों की कहानियां, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उन्हें खास तौर पर पसंद था। वे बड़े हुए तो अपने पढ़ने का दायरा भी बढ़ा लिया। भगत किसी एक विचारधारा के नहीं, हर तरह के विचारधारा के साहित्य पढ़ा करते थे और उससे नोट्स भी बनाते थे। भगत जेल में थे तो लेनिन को भी पढ़ते थे और स्वामी विवेकानंद को भी, मार्क्स को भी पढ़ते थे और गुरु गोविंद सिंह जी को भी। भगत ने जो किताबें पढ़ी उसने भगत को एक नए सांचे में ढाला, उनकी सोच को एक नया आकार व विचार दिया। भगत आलमे इकबाल के शायर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने नोटबुक में इकबाल के कई शेर लिखे थे। मुझे कुछ याद आते हैं। मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूं, जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। भगत बहुत हैंडसम थे, गबरू जवान सरदार। कॉलेज में लड़कियां भगत पर जान छिड़कती थी, और ऐसा नहीं था कि भगत खुद रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म मिला तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, सारी उम्र इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे। ये वही भगत थे जिनके बारे में उनके यार कहते थे। वे विरह के गीत सुनकर, दर्द भरे नगमे सुनकर रो पड़ते थे। साफ स्पष्ट है कि भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल भी था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि आजादी के राह में किसी भी दिन उनका अंत हो सकता है। फिर उसका क्या होगा जिसे वे अपने पीछे रोते बिलखते छोड़ जाएंगे। मिट्टी में बंदूकें बोने वाले भगत ने
मोहब्बत का पौधा कभी दिल में पनपने नहीं दिया। लाहौर सेंट्रल जेल भगत सिंह अपनी बैरक में कैद हैं। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज अफसर उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। हम सब भूल जाएंगे। भगत उन अंग्रेज अफसरों की बात मानकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में भगत ने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं तो क्रांतिकारी हूं, भारत माता का सिपाही हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। यह युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया भगत को फांसी के तख्ते तक, और भगत ने फांसी के फंदे को ऐसे दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजी हुई अपनी दुल्हन का हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया।